हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, नगरीय वृद्धि के निम्नलिखित सैद्धांतिक प्रतिरूपों में से कौन एक निम्नलिखित कथन को निर्दिष्ट करता है कि व्यावसायिक गतिविधियां केंद्रीय नगरीय मूल में केंद्रित होती हैं, जिनके चारों ओर अलग अलग गतिविधियों के वलय विकसित होते हैं। तो होमर होयट का क्षेत्रक प्रतिरूप, अर्नेस्ट बर्जेस का संकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप, या चौसी हैरिस और एडवर्ड उलमान का बहुकेंद्रक प्रतिरूप, लुईस विर्थ का स्थान का संगठन प्रतिरूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट बर्जेस का संकेंद्रीय प्रतिरूप क्षेत्र प्रतिरूप। संकेंद्रीय क्षेत्र प्रतिरूप का सिद्धांत पार्क एवं बर्जेस द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिनके अनुसार नगर के केंद्र में मुख्यतः व्यावसायिक एवं वाणिज्य, सरकारी, मनोरंजन केंद्र होते हैं और उसके चारों ओर अन्य गतिविधियों के वलय के रूप में होती हैं। बर्जेस के अनुसार नगर में 5 क्षेत्र होते हैं। महानगरीय अंतराल जैसे प्रवाह का अंतराल एवं स्थान का अंतराल के विभेदीकरण पर परिचर्चा का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किसने किया है? मैनुअल कैसेन, गिडियन जोन्सबर्ग, एमोस हॉले, लुईस विर्थ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एमोस हॉल ने प्रवाह का अंतराल एवं समय स्थान के अंतराल की बात की है। पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान से वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है, अर्थात स्वीकार करती है? प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्वदृष्टि, औद्योगिक सामाजिक भौतिक उपलब्धियां, 20वीं शताब्दी के अंत में फोर्ड उत्तरवर्ती एवं जोखिम समाज संस्थाएं, या जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पर्यावरण की समस्याओं एवं पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणता को अस्वीकार नहीं करती, जबकि प्रभावी पश्चिमी विश्वदृष्टि, औद्योगिक समाज की भौतिक उपलब्धियां 20वीं शताब्दी के अंत में फोर्ड उत्तरवर्ती या जोखिम समाज संस्थाओं को अस्वीकार करती है। बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता का विफलता, उद्योग का स्वचालन, मध्यम वर्गीय पहचान पुनर्निरूपण तथा श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचनाओं की प्रक्रिया। तो बुर्जुआकरण हमारा श्रमिक वर्ग के मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं और जीवन शैली की रचना की प्रक्रिया होती है। बुर्जुआकरण यह गोल्डथॉर्प की अवधारणा है, जब श्रमिकों या सर्वहारा वर्ग द्वारा बुर्जुआ या मध्यस्थ वर्ग के लक्षणों को अपनाया जाने लगता है, तो इसे बुर्जुआईकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कथन हमारा दिया है, संस्कृतिकरण जातियों की ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता की प्रक्रिया है। यह कथन हमारा यहाँ पे राइट है। आइए देखते हैं कारण क्या दिया है। निम्न जातियां उच्च जातियों के अनुष्ठानों का अनुकरण करते हुए अपने सदस्यों की ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का अनुभव कराती हैं। तो इसका राइट आंसर ए आर दोनों सही है, कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति या जनजाति अन्य समूह एक उच्च जाति या द्विज जाति की प्रथाओं, धार्मिक कृत्यों एवं अवस्थाओं, विचारों एवं जीवन प्रणाली को अपनाते हैं। इस प्रकार के कथन कारण दोनों सही और सही व्याख्या है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में पितृवंशी समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति एवं उसकी मां के भाई के बीच संबंध होगा। वंशानुक्रमण का संबंध, पूरक वंशानुक्रमण का संबंध, अनुपूरक वंशानुक्रम का संबंध या कल्पित वंशानुक्रम का संबंध। तो रेडक्लिफ के अनुसार यह अनुपूरक वंशानुक्रम का संबंध एक पितृवंशी समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति एवं उसकी मां के भाई के बीच संबंध, अर्थात उस व्यक्ति और उसके मामा के बीच का संबंध अनुपूरक वंशानुक्रम संबंध होता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार पितृवंशी समाज के अंतर्गत व्यक्ति और उसकी मां के भाई के बीच अनुपूरक वंशानुक्रम या सप्लीमेंट्री फिलिएशन का संबंध होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में परिवार हाल के अध्ययनों के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि परिवार के परिवर्तनों की दिशा है सभी परिवारों को लघु एवं अकेंद्रीकृत बनाने की ओर, पुत्रों की पिताओं पर संतानीय निर्भरता में वृद्धि एवं दाम्पत्य संबंधों का क्षेत्र कम करने की ओर, पारिवारिक प्रतिमानों को कमजोर करने तथा नव स्थानीय आवास को बढ़ती प्रवृत्तियों की ओर। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? 1, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 2, या केवल डी अर्थात 3? तो यहाँ तीनों कथन सही हैं कि सभी परिवारों के लघु एवं केंद्रित बनाने की ओर,
पुत्रों का पिताओं पर संतानीय निर्भरता में वृद्धि एवं दाम्पत्य संबंधों का क्षेत्र कम करने की ओर, पारिवारिक प्रतिमानों को कमजोर करने एवं नवस्थानीय आवास की बढ़ती प्रवृत्तियाँ भारत में हो रहे परिवर्तनों की दिशा सूचक हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा भारत में परिवार के संदर्भ में निम्न परिवर्तन हो रहे हैं। परिवार, एकांकी परिवारों की संख्या बढ़ रही है। आजकल पुत्रों की पिता पर निर्भरता बढ़ रही है, वह ज़्यादा दिनों तक पिता पर आश्रित हो रहे हैं, अर्थात बेरोजगार हैं। दाम्पत्य संबंधों की शिथिलता आ रही है। आजकल या तो लोग अविवाहित रह गए हैं या फिर तलाक की संख्या बढ़ रही है। आधुनिकीकरण के पारिवारिक प्रतिमानों एवं मूल्य कमज़ोर किया है और आजकल विवाह के बाद पति पत्नी ज़्यादातर पैतृक घर से अलग होकर न्यूक्लियर फैमिली या नवस्थानिक फैमिली बसा रहे हैं। कथन दिया है समसामयिक समाज में एकल विवाह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित सार्वभौम रूप है। कारण है हमारा एकल विवाहित विवाद की महिलाओं की परिस्थिति की ओर में बढ़ोतरी की संभावना रहती है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। समसामयिक समाज में हिंदू विवाह नियम 1955 के बाद एक विवाह प्रथा की सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रथा है, क्योंकि एक विवाह प्रथा स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार होने की संभावना रहती है। अतः यह कथन एवं कारण दोनों सही हैं। वेस्टरन मार्क ने एक विवाह को सर्वोत्तम माना है। दाम्पत्य बंधन पर बल, कथन दिया है दाम्पत्य बंधन पर बल देने में संयुक्त परिवार के अस्थायित्व को कमजोर करना अनुमति है। अगला कारण है दाम्पत्य संबंध की तुलना में संयुक्त परिवार के लिए पिता पुत्र संबंध एवं भाइयों के बीच संबंध अधिक निर्णायक है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। दाम्पत्य बंधनों पर अधिक बल देने में संयुक्त परिवार को स्थानीय कमी आ जाती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में रक्त संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है, जिनमें अंतर्गत पिता पुत्र भाई दादा चाचा आदि आते हैं। इसके विपरीत पति पत्नी के संबंधों में प्रधानता एकांकी परिवारों की प्रमुख विशेषता है। अगला समाज में संघर्षों के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, नोआम चोम्स्की। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सकारात्मक समाज के सकारात्मक प्रकारों पर जॉर्ज सीमेल बल देते हैं। अगला निम्नलिखित में से किसने संवेदी परक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया की अवस्थाओं की बात की है? जिया पियाजे अर्थात जीन पियाजे, इरविन गॉफमैन, चार्ल्स कुले, जी.एच. मीड। तो इसका राइट आंसर जीन पियाजे है। जीन पियाजे समाजीकरण के 4 प्रमुख स्तर बताए हैं। पहला संवेदी चालक स्तर या सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्वांचल स्तर या प्री ऑपरेशनल स्टेज, साकार परिचालन स्तर या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या प्रोवाइड अंतःस्राव परिचालन या हार्मोनल ऑपरेशनल स्टेज, यह अंतिम स्टेज है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को दिए गए कूट के प्रयोग के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संविधान से संबंधित है और सूची उपबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 2, 1, 4, 3। अनुच्छेद 14 हमारा विधि के समता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध अर्थात निषेध करता है। अनुच्छेद 16 हमारा बताता है लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में, जबकि अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों का संवर्धन करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में हमारा विधि के समता की बात कही जाती है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, इस प्रकार इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन अर्थात पब्लिक सेक्टर के विषय में है और अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नातेदारी शब्द को सही परिभाषित करता है? 2 व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से अभिस्वीकृत एवं अनुमोदित मैथुन या संबंध। दूसरा, विवाह के माध्यम से या रक्त संबंधियों के माध्यम से स्थापित व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से अभिस्वीकृत संबंध। तीसरा, व्यक्तियों का नातेदारी संबंधों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा समूह अथवा प्रौढ़ सदस्य बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी
अगला डी, लोगों का समूह जो पुरुषों या स्त्री वंश की वंशावली से संबंध का दावा करता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। विवाह के माध्यम से, रक्त संबंधियों के माध्यम से स्थापित होता है, या तो नातेदारी से, नातेदारी या तो विवाह के माध्यम से होगा या तो रक्त संबंधियों के अनुसार होता है, या सामाजिक रूप से जो स्वीकृत हो, यहाँ पे स्वीकृत हो उन्हीं से नातेदारी का निर्माण होता है, जो जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। और विवाह के माध्यम से या रक्त संबंधियों के माध्यम से ही नातेदारी का निर्धारण किया जाता है। नातेदारी सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंध नातेदारी की स्वजनता कहा जा सकता है, जिनमें रक्त, विवाह या दत्तकता पर आधारित होते हैं। कुछ समाज में काल्पनिक नातेदारी भी पाई जाती है। काल्पनिक नातेदारी अलग अलग समाजों में भिन्न भिन्न रूप से होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैतृक वंश या मातृक वंश समूहों में निम्नलिखित संबंध एक या दोनों जनों के अनुरेख वंशानुक्रम की कड़ियों से स्थापित होते एवं निभाए जाते हैं। वैवाहिक नातेदार विवाह के द्वारा संबंधित होते हैं। मातुल संबंध शब्द माता की महत्वपूर्ण स्थिति को निर्दिष्ट करता है, माता नहीं, मामा की महत्वपूर्ण स्थिति को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पे एक और हमारे पास आंसर है कूट, केवल एक और दो, दो और केवल एक और तीन, या डी एक और तीन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा तीनों है कि पितृवंशी परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। इसमें व्यक्ति माँ के वंश समूह से अलग करके केवल उसके पिता के रक्त संबंधियों के समूह के साथ संबंध किया जाता है। इसी प्रकार जब वंश का निर्धारण माँ के परिवार से होता है तो इसे मातृवंशी क्रम कहते हैं। एक सामान्य स्त्री के पूर्वज सभी वंशज सहोदर बंधु कहलाते हैं। नातेदारी रक्त, विवाह, दंतकता पर आधारित होती है। विवाह द्वारा बनने वाले नातेदार वैवाहिक नातेदार कहलाते हैं। मातुले में मातृसत्तात्मक समाज में एक व्यक्ति के अपनी माँ के भाई अर्थात मामा के साथ विशिष्ट संबंध पाए जाते हैं। इन विशिष्ट संबंधों का मातुलेय कहा जाता है। इनमें मामा की विशेष भूमिका होती है। अगला उभयपक्षी वंशानुक्रम में संबंधित है, अर्थात पुरुष मित्रों को विरासत प्रदान करते हैं, जबकि पुत्रियां अपनी माताओं को विरासत प्राप्त करती हैं। पुरुष पुत्रियों को विरासत प्रदान करते हैं और महिलाओं अपने पुत्रों को विरासत प्रदान करती हैं। अगला विभिन्न विशेषताओं अथवा संपत्ति के प्रकारों के लिए पिता एवं माता प्रत्येक वंश में वंशानुक्रमण का अनुरेखण किया जाता है। डी माता अथवा पिता सदस्यता ग्रहण की जाती है जब दोनों की विशेषताओं को समान रूप से संचरण होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि विभिन्न विशेषताओं और संपत्ति के प्रकारों के लिए पिता एवं माता के प्रत्येक वंश में वंशानुक्रमण का अनुरेखण किया जाता है। उभयपक्षी वंशानुक्रमण में उभयपक्षी वंशानुक्रमण जब एक व्यक्ति अपने संबंधी समूह अथवा स्वजन की गणना बिना किसी एक पक्ष के अंतर किए हुए अर्थात माता पिता दोनों की ओर से करता है तथा इसे उभयपक्षी वंशानुक्रम कहते हैं। इस व्यवस्था में विरासत का हस्तांतरण माँ या और पिता दोनों की वंश परंपराओं से होता है। साथ ही समूह की सदस्यता भी दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। इस वंशक्रम प्रथा में एक व्यक्ति अपने दादा दादी, नाना नानी दोनों के समान रूप से संबंध होता है अर्थात दोनों की संपत्ति का वारिस हो सकता है। अगला फेटरी शब्द निम्नलिखित में से किसको निर्दिष्ट करता है? साझे आवास में मूल परिवारों का समूहन या किसी धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी से या समुदाय से या बहिर्विवाही इकाइयों के विधित गोत्रों के समूहन से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फेटरी भातृदल एक जब किसी कारणवश कुल या गोत्र एक बड़े समूह के रूप में संयुक्त हो जाते हैं उन्हें फेटरी कहते हैं। ये फेटरी बहिर्विवाही अथवा एक रेखी वंशज समूह होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए। तो विद्वान है तथा उनसे संबंधित अवधारणाएं। तो चार्ल्स कुले, यहाँ बिल्बर्ट पैरेटो हमारा अध्ययन के परिभ्रमण से संबंधित है। आइए देखते हैं। अच्छा हमारे तो इसका राइट आंसर हमारा डी है। 4, 5, 1 और 3। तो यहाँ राइट आंसर है चार्ल्स कुले हमारा दर्पण संबंधी अर्थात दर्पण संबंधित व्यक्तित्व से या स्व के व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। सिगमंड फ्रायड अहम एवं परायहम से संबंधित है।
पैरेटो हमारा अभिजन के परिभ्रमण से, जबकि जॉर्ज मीड मैं और मुझे के सिद्धांत से संबंधित है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन दिए हैं हमारा, विकेंद्रित योजना एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन या ग्राम स्तरों पर सेवा सुपुर्दगी का अभिसरण। तीसरा दिया है, उन्नत स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए महिला सशक्तिकरण 2010 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक जननांकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त में से निर्णायक विषय वस्तुएं हैं जिनका हम एकल स्थिति या अंतर क्षेत्रक कार्यक्रम के साथ अनुगमन किया जाना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। तीनों कथन हमारे सही हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के संदर्भ में 2010 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक जननांकीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकेंद्रित योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन है और ग्राम स्तरों तक सेवा सुपुर्दगी का अभिसरण एवं उन्नत स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए महिला सशक्तिकरण आदि एकल स्थिति एवं अंतर क्षेत्रक कार्यक्रमों के साथ निगमन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से एक भारतीय राज्य में रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम आरंभ करने के लिए प्रगतिशील पहल किसने की? महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, गुजरात ने या मणिपुर में? तो एक भारतीय राज्य ने, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कि भारतीय राज्य में रोजगार गारंटी योजना का सर्वप्रथम आरंभ महाराष्ट्र से शुरू किया गया। तो केंद्र सरकार ने रोजगार गारंटी योजना का सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लागू किया था। अल्प लोकतंत्र का नियम निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने विकसित किया है? अपनी नौकरशाही की विवेचना में रॉबर्ट मिशेल ने, अपनी पूंजीवाद की विवेचना में मार्क्स ने, या सत्ता की विवेचना में मैक्स वेबर ने, या अपनी शक्ति की विवेचना में पैरेटो ने? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि अपनी नौकरशाही की विवेचना में रॉबर्ट मिशेल अल्प लोकतंत्र के नियम का प्रयोग करते हैं। अपनी नौकरशाही की विवेचना में रॉबर्ट मिशेल ने अल्प लोकतंत्र का नामक संप्रत्यय को विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परंपरागत सत्ता का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? पैतृकवाद, वैयक्तिक निष्ठा, प्रथा, एकरूपता। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वैयक्तिक निष्ठा। तो परंपरागत सत्ता की प्रमुख विशेषताएं हैं एकरूपता, सामूहिक निष्ठा, पैतृकवाद या वंशवाद, प्रथाओं का रूढ़ियों का महत्व। अंतः वैयक्तिक निष्ठा परंपरा सत्ता की विशेषता नहीं है, बाकी ये सभी हैं। अगला, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी के लिए स्त्रियों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का अर्थ था कि वे घर बैठे एवं खादी खाते विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में सहभागी हों, जेल भरें और इस तरह ब्रिटिशों के विरुद्ध करें। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में सहभागी हों अर्थात परित्याग करें, जेल में भरें और इस तरह ब्रिटिशों के विरुद्ध का विरोध करें। जेल में अर्थात गिरफ्तार होकर जेल को भरें और ब्रिटिश आंदोलन में पूर्ण रूप से भागीदार बने। तो महात्मा गांधी के लिए स्त्रियों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का अर्थ था कि स्त्रियां विदेश में वस्त्रों की होली जलाने में सहभागी हों और जबकि जेल भरें, शराब खानों पर धरना दें तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में सहयोग प्रदान करें। विकास का नेहरूवादी प्रतिरूप किस पर केंद्रित करता है? विकास के संवर्धन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर, लघु एवं कुटीर आधारित उद्योग पर, कृषि एवं विद्युत के वैकल्पिक स्रोत पे, या खाद्य एवं ग्राम उद्योग पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकास के संवर्धन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। विकास के नेहरूवादी प्रतिरूप इस बात पर बल देता है कि भारत का विकास के लिए तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों को प्रयोग करना अति आवश्यक है। गुडे के अनुसार अपसारी अवक्रमण का क्या आशय है? कि प्रत्येक लिंग के शिशु विरासत के रूप में बहुत भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त करते हैं। केवल नर शिशु विरासत प्राप्त करता है, दोनों लिंग के शिशु विरासत प्राप्त करते हैं तथा महिलाओं के विकास के अवसर पर दहेज के रूप में अपना हिस्सा प्राप्त करती हैं। डी, केवल सबसे श्रेष्ठ पुत्र एवं सबसे छोटी पुत्री को विरासत प्राप्त करते हैं। तो गुडे के अपसारी अवक्रमण का आशय है कि केवल नर शिशु अर्थात पुत्र को ही वसीयत या वरासत प्राप्त होती है, विरासत प्राप्त होती है। मैक्स वेबर द्वारा निरूपित चमत्कार के संप्रत्यय के अंतर्गत चमत्कार प्रमुख रूप से किसमें अंतर्निहित है? नेता के व्यक्तित्व की सहज विशेषता, अनुयायियों द्वारा
नेता को दिए गए प्रत्याभिज्ञान या किसी विशिष्ट परिवार के वारिस के नाते विरासत में प्राप्त गुणों पे या भौतिक संपत्ति एवं आय की संपन्नता पर। तो मैक्स वेबर के द्वारा निरूपित चमत्कार के संप्रत्यय के अंतर्गत चमत्कार का प्रमुख रूप नेता के व्यक्तित्व से प्रभावित होना ही चमत्कार के अंतर्गत आता है, अर्थात अपने व्यक्तित्व से नेता अपनी जनता को प्रभावित करे या अनुयायियों को प्रभावित करे। चमत्कार एवं करिश्मा संप्रत्यय का समाजशास्त्र में प्रयोग मैक्स वेबर ने किया है। उनका चमत्कार से तात्पर्य है कि व्यक्तियों से जो असाधारण योग्यता, प्रतिभा एवं शक्ति के धनी हो, वे अद्भुत विशेषताएं जिनके प्रभाव का आधार हो और व्यक्ति एक दूसरे द्वारा महामानव या दैविक शक्ति से संपन्न व्यक्ति माने जाते हों। अतः इन्हें शासक, मुखिया, पीर, पैगंबर के रूप में जाना जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध आदि कई तरह के व्यक्ति हैं। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है। यह तार्किक एवं विधिक सत्यता पर आधारित होती है। यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित होती है। तो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की सबसे बड़ी विशेषता उसकी बुनियादी युक्तिसंगत सिद्धांतों पर आधारित होता है, अर्थात तार्किक संगत सत्ता पर आधारित होती है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को तार्किक क्रिया पर आधारित माना है क्योंकि यह एक लक्ष्य मूलक क्रिया है तथा औपचारिक होती है। अगला, सामाजिक वानिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह समाजवादी देशों में प्रचलित वन प्रबंधन का एक स्वरूप है। यह वन प्रबंधन की परंपरागत विधियों में से एक विधि है। यह राज्य द्वारा लागू किए गए वन प्रबंधन का एक स्वरूप है। या यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी के द्वारा वन संपदा के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी के द्वारा वन संपदा के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक वानिकी समाज के लिए समाज के द्वारा समाज की भूमि पर वनीकरण अर्थात वनों को लगाना भारत में 1976 से आरंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य समाज एवं धन को एक दूसरे का पूरक बनाना है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, जलाऊ लकड़ी के उत्पादन, कागज माचिस उद्योग हेतु लकड़ी, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर सृजन करना आदि होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन व्यवस्था के रूप में फोर्टवाद संबंधित है। न्यून विश्वास व्यवस्था से श्रमिक के विसंबंधन को अधिकतम करता है या मानव द्वारा किए जाने वाले नियमित कार्य को घटाता है या कृत्यों के निकट पर्यवेक्षक को अपेक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर डी अर्थात सभी हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। तो उत्पादन व्यवस्था के रूप में फोर्टवाद न्यून विश्वास व्यवस्था श्रमिकों के विसंबंधन को अधिकतम करता है, मानव द्वारा किए गए नियमित कार्य को घटाता है, कृत्यों के निकट पर्यवेक्षक की अपेक्षा करता है और यह सभी कथन फोर्टवाद की सीमाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए हैं। तो सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि बनाई जाती है जबकि प्रथा समाज में उद्भूत होती है। विधि विशिष्ट है जबकि प्रथा नहीं। विधि एवं प्रथा दोनों के प्रवर्तन हेतु विशिष्ट अभिकरण की आवश्यकता होती है। प्रथाएं अपने आप लुप्त हो जाती हैं जबकि विधि का लोप किसी मान्य सत्ता के सउद्देश्य प्रयासों के आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है कि विधियां संसद द्वारा औपचारिक रूप से बनाई जाती हैं जबकि प्रथाएं समाज द्वारा धीरे धीरे लंबे समय में तक प्रयोग होने के बाद उद्भूत होती हैं। विधियां विशिष्ट होती हैं जबकि प्रथाएं सामान्य होती हैं। विधियों के प्रयोग के लिए विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है जबकि प्रथाओं अपने आप अपनाई जाती हैं। प्रथाएं आवश्यकता न होकर अपने आप में लुप्त हो जाती हैं जबकि विधियां को संसद द्वारा संशोधन करके समाप्त किया जाता है। अतः विकल्प 1, 2 और 4 सही है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।